हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है और आपका एग्ज़ाम को मात्र 2 दिन रह गए। आज हो गई 20 तारीख और आपका 21 एंड 22, 23 एंड 24 तारीख को आपका पेपर है बिहार एसएससी सीजीएल का। तो आज मैं लास्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ और मैथमेटिक्स के लिए, और कल अगर मैं जनरल साइंस का क्वेश्चन इसमें लेकर आ रहा हूँ। लगभग इसमें 150 क्वेश्चन होगा आपका। फिजिक्स से 50 क्वेश्चन और केमिस्ट्री से 50 एंड आपका बायो से 50 क्वेश्चन रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वहाँ अगर 150 क्वेश्चन करके जाओगे तो आपको 15 गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और बाद बाकी मेरे चैनल में सारा वीडियो अपलोड है टॉपिक वाइज। अगर उतना भी अगर आपने वीडियो देख लिए होंगे तो वहाँ से आपको लगभग चीज़ें कवर हो जाएगा। क्या कि 9:30 देखो, इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होता है, घड़ी में जब भी आप घड़ी होता है, ठीक है, तो घड़ी में एक कंप्लीट साइकिल बनने में कितना आवर लगता है? 12 घंटा लगता है, ठीक है। यानी 12 आवर आपको एक साइकिल को कंप्लीट करने में टाइम लगता है। और एक चक्कर में कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का, 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर मैं बात करूँ 12 आवर इक्वल टू 360 डिग्री, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से एक आवर में आपका मेरा कोण निकल जाएगा, एक आवर में मेरा कोण निकल जाएगा आपका 30 डिग्री। दूसरी बात अगर बात करें, ये तो आपका आवर हैंड का बात कर रहा हूँ मैं। अगर सेकंड मतलब मिनट हैंड का बात करें, तो मिनट हैंड भी आपका क्या 60 मिनट में मेरा कौन बनाता है? कितना मिनट का? 60 मिनट में एक चक्कर लगा देता है। 60 मिनट में एक चक्कर लगा देते हैं 360 डिग्री। तो 1 मिनट में मेरा कौन बनाता है कितना डिग्री का? 360/60, यानी 6 डिग्री का कौन बनाता है। ये दो कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। 1 मिनट में 6 डिग्री का कौन बनाता है। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या? 9:30 है। अब 9:30 है। अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ 9 बजता, तो यहाँ पे आप देखो सिर्फ अगर 9 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 3, मतलब घड़ी आपने देखा होगा 6 यहाँ नंबरिंग रहता है, 12 3 6। और बोला सिर्फ 9 बजता, तो 9 बजता तो यहाँ से यहाँ तक रहता ना, इस तरह से 9 बजता। ये आपका आवर हैंड हो गया, ये आपका मिनट हैंड हो गया। जब यहाँ पे देखो, अब इसको हमको निकालना है। अब देखो मुझे इसका बीच का एंगल चाहिए, 9:30, तो ये वाला एंगल चाहिए ना, कितने डिग्री का कौन बनेगा, कितना डिग्री का कौन बना रहा होगा। तो यहाँ पे जब 9 बजे हो तो ठीक है, तो आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 30 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पे 9 30 × 9 यानी 270 डिग्री का कौन बनाएगा। जब 9 बज रहे होंगे ना, तो 270 डिग्री का कौन बनाएगा। अब देखो 270 का कौन इसलिए बना रहा है, ये ऑलरेडी क्या है 90 डिग्री में, तो 90 डिग्री हो गया और 270 यानी 260 डिग्री हो गया। तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हो। अगर क्वेश्चन अगर 3 बज रहा होता ना, अगर 3 भी बज रहा होता ना, तो 3 बजे भी कितना डिग्री कौन बनाता है? यहाँ पे 30 या 90, तो 90 डिग्री कौन बनाता है। यहाँ पे देखो 3 बज रहा था, इसका मतलब आपका आवर का हैंड यहाँ पे 3 बजे में रहता है और मिनट का हैंड 12 में रहता है। ओके, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि आपका 9:30 बज रहा है, ठीक है, 9:30 बज रहा है, इसका मतलब क्या आवर का हैंड शिफ्ट हुआ होगा थोड़ा। ओके, अब देखो 9:30 बज रहा है ना, तो 9:30 बज रहा है मतलब यहाँ पे कहीं 10 है, तो यहाँ पे इस तरह रहा होगा। और मतलब ये आपका आवर का हैंड है, इस तरह से आवर का हैंड, और यहाँ पे आपका मिनट का हैंड यहाँ पे रहा होगा। यही तो रहा होगा ना, मिनट का हैंड रहा होगा। अब देखो जब ये कौन कितना डिग्री, फार्मूला याद रखो। फार्मूला मैंने बताया था आपको, क्या आपको मैंने फार्मूला बताया था कि 11/2 जो फार्मूला होता है, कैलकुलेशन करके फार्मूला आता है, ठीक है। तो 11/2 यहाँ मिनट हैंड इक्वल टू आपका मैंने बताया था 30h प्लस माइनस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल लेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो इसलिए प्लस माइनस थीटा, अगर नेगेटिव मारा तो उसको पॉजिटिव बना लेंगे, अगर पॉजिटिव मारा तो ठीक है। तो इसलिए मैंने प्लस माइनस थीटा लिख दिया। इसी फार्मूला का आप इस तरह भी लिख सकते हो, 30h माइनस 11/2 मिनट। यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट करो तो पॉजिटिव ही आएगा ऑलवेज। तो यहाँ से भी इस फार्मूला लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 30h माइनस 11/2 मिनट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आवर है और यहाँ पे मिनट हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन को इस तरह अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ ना, 30 इंटू यहाँ पे क्या 9 9 बज रहा है, तो 30 गुना 9, तो 30 गुना 9 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 11/2 इंटू आपका हो जाएगा मिनट, यहाँ पे 30 मिनट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 30 गुना 9 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 270, 270 में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 क्या कैंसिल, यहाँ पे 15 15 गुना 11 तो 165, 165 270 में 165 जाएगा तो क्या 105 डिग्री बचेगा, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन ए था। तो इस क्वेश्चन में कंसेप्ट इतना ही था, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। एग्जाम में आप इसी अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा ना, तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी आपको थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। यहाँ पे जब भी रहेगा ना, तो आप यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे 3 है 3, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे √2 है, तो यहाँ पे क्या 2 है 6 इसका एल, और यहाँ पे 4 इसका एलसीएम ले और उसका बेस को सेम करें, ठीक है। तभी हम इसमें छोटी और बड़ी संख्या को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये सिंपल सी क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आप खुद मतलब इसमें कॉमन सेंस से कर सकते हैं। बोले 51 और 151 के बीच कितनी संख्या ऐसी है जिनमें दहाई का अंक 5 हो। 51 और 151 के बीच दहाई का अंक 5 होता है, ठीक है। तो आपको काउंटिंग आना चाहिए। दहाई आप किधर से काउंट करते हो, आपको लेफ्ट की तरफ से काउंट करना है। जैसे कोई संख्या मैं लिखता हूँ 1 0 0, ठीक है, तो दहाई इधर से होता है, तो इकाई दहाई, ठीक है। ये वाला यूनिट आपको पता होना चाहिए। इधर से नहीं होता है, इधर से नहीं होता है, ठीक है। इकाई दहाई इस तरह से नहीं होता है, आप इधर से काउंट करोगे तो इकाई दहाई पता चल गया, यानी बीच वाला यहाँ पे पता चल गया ना। 151 और 151 के बीच हमको चाहिए। आप देखो 151, तो यहाँ पे 51 से लेकर 51 और 151 के बीच चाहिए, तो 51 तो होगा नहीं, तो 52 से स्टार्ट होगा, तो 52 से स्टार्ट होगा ना, तो 52 आपका हो जाएगा 53, ये तो होगा नहीं, 54 55 हो जाएगा आपका, 56 57 58 59। यहाँ पे दहाई का कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 8 संख्या हो गया। और देख लेता हूँ 100 के आसपास, इधर तो कोई संख्या नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दहाई का अंक में तो 5 आ नहीं रहा। उसके बाद मैं 100 के पास जाता हूँ, तो 115, तो 115 भी नहीं होगा, 125 भी नहीं होगा, 135 भी नहीं होगा, 145 भी नहीं होगा क्योंकि इकाई के अंक में, और फिर आपका 155 हो जाएगा, ठीक है। तो 155 सॉरी 155 नहीं होगा, सॉरी 151 तक बोला 150, तो 150 में क्या हो गया यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 150 में उसके बाद फिर 150 होगा, 150 में दहाई के अंक में क्या 5 हो गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका 9 आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 9, ठीक है, 9/5 आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। एन
प्रथम एन प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, प्रथम एन प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। अब देखो औसत क्या होता है, एवरेज, ठीक है, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का बात कर रहे हैं। औसत का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मतलब कोई एन नंबर है, एन पीपुल में बांटना है तो एन करके बांट देंगे। जैसे कि मान लो कि मुझे 15 रुपया है और 3 लोगों में बांटना है तो 5-5 रुपये में बांट दूंगा, तो इसी को तो एवरेज बोल देता हूँ। ये तो एवरेज हो गया आपका। 15 रुपया आपको 3 लोगों में बांटना तो आप 5-5 रुपया करके बांट दोगे, ठीक है, तो आपका एवरेज आ जाएगा। हो सकता है कि आपने किसी को आपने 5 रुपया दिया और किसी को हो सकता है 2 रुपया दिया, किसी को आपने 8 रुपया दिया, तो फिर भी आपका क्या हो गया 15 रुपया। अगर आपको बोले कि तीनों का एवरेज कितना है, 5 है, 5 है, बट अगर इस तरह से भी हम बांट सकते हैं ना, एवरेज तो अगर आपको दिया रहेगा तीनों का, बट इस तरह से भी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। अब देखो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या आपका स्टार्ट 1 से होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4। अगर इस तरह क्वेश्चन क्या रहेगा ना, तो एवरेज क्या होता है यहाँ पे देखो, अगर कोई इसमें कोई प्राकृतिक संख्या है, अगर कंजिक्यूटिव है, अगर संख्या टर्म अगर क्या रहे, वर्ड नंबर ऑफ टर्म रहे, तो बीच वाले टर्म क्या होता है, मेरा एवरेज शो कर देता है। जैसे इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके भी देख लो, 1 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6, मतलब 6 और 3 मतलब 3 और 3 6 हो जाएगा, और 4 10 और 5 15, 3 संख्या है, 5 से डिवीजन करेंगे तो 3 3 आ जाएगा। यही में अगर 6 संख्या रहता, 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे संख्या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या इवन है, तो इवन में क्या होता है, हम लोग बीच वाले 2 टर्म्स को लेते हैं, ठीक है, बीच वाले 2 टर्म्स को लेते हैं, यहाँ पे बीच वाले 2 टर्म्स को लेते हैं। यहाँ पे 3 और 4 का क्या हो जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएगा, 7/2, तो 7/2 यानी 3.5, इसका बीच में एवरेज होता है। तो आप देख लो यहाँ पे संख्या काउंट कर लो, तो यहाँ पे कितना होता है, टोटल संख्या समेशन करेंगे तो 21 होगा, 21 बटा यहाँ पे कितना करेंगे आप इसको 6 करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, एवरेज 3.5 आ जाएगा। तो उसी तरह एन प्राकृतिक संख्या का पूछा है, तो यहाँ पे समेशन जब निकालेंगे तो एन प्राकृतिक संख्या का समेशन क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपका फॉर्मूला याद होगा आपको, ठीक है। तो एन प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, डायरेक्ट अगर आप बात करें तो उसमें होता है आपका एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है, ठीक है। और टोटल एन नंबर संख्या है, और फिर अगर जब एवरेज निकालना है तो क्या एन से आपको इसको डिवीजन करना पड़ेगा, तो एन कैंसिल हो जाएगा, तो इसका डायरेक्ट आप क्या हो सकता है, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप एग्जाम में किस तरह से सोच सकते हैं उस तरह से डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एन प्लस 1/2। बहुत आसान क्वेश्चन था, बट इसमें थोड़ा कंसेप्ट था इसलिए मैंने बता दिया। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक तांबे के गोले। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना, फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा ना कि मतलब कोई बड़ी चीज़ों से छोटा चीज़ बनाया जाता है, जैसे तांबे के गोले का व्यास 9 सेंटीमीटर है, इससे 2 सेंटीमीटर वाला व्यास का तार बनाया जाता है, तो जब भी रहेगा ना इसका आयतन सेम होता है, यानी वॉल्यूम सेम होता है, वॉल्यूम इसका सेम होता है, यानी गोले का पिघलाया होगा तो गोले का पिघला के तार बनाया गया होगा। तार क्या होता है आपका, सिलेंडर आपको सोचना पड़ेगा तार क्या होता है, सिलेंडर की तरह होता है। आप इस तरह देखोगे तार को, इस तरह से होता है सिलेंडर की तरह, आपने सिलेंडर देखा होगा, ठीक है, इस तरह से होता है बेलन की तरह। और बेलन का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, तो बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। एच यहाँ पे कौन वाला, ये वाला डिस्टेंस एच बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं लेंथ, इसको लेंथ भी बोल सकते हैं आप, तो यहाँ पे एच कर लेंगे आप, तो फिर आपका लेंथ एच निकल जाएगा। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है दोनों इक्वल करके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अभी नहीं मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये वाला क्वेश्चन को भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसको भी मैं बता चुका हूँ, 2 कुर्सी में प्रत्येक को 400 रुपये में बेचा, तो जब भी अगर मतलब एक कुर्सी को अगर एक प्रॉफिट में बेच रहे हैं सेम परसेंटेज में, अगर एक दूसरे को लॉस में बेच रहे हैं तो ऑलवेज लॉस होगा। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4% हो जाएगा। कैसे, आप डायरेक्ट मैंने एक फॉर्मूला बताया था, x/10 रखो और यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दो, तो यहाँ पे 20/10 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 4, यानी 4% लॉस होगा, ऑलवेज लॉस होगा। नहीं तो आप इससे लगा सकते हो, सक्सेशन से लगा सकते हो, सक्सेसिव लगा देंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। एगो में प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 20 -20, हाँ माइनस, यहाँ पे माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा 20 इंटू 20/100, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे 5 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो -4% यहाँ से भी आ जाएगा, तो आप वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आप देखें, तो ये वाला क्वेश्चन भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का क्रमशः 800 रुपया और 840 रुपया है। तो इसमें कंसेप्ट क्या था, आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज फर्स्ट ईयर का सेम होता है। 800 रुपया ब्याज पता चल गया मुझे, 800 रुपया ब्याज पता चल गया, किसका ऐसा ही पता चल गया 800 रुपया, तो फर्स्ट ईयर में कितना रहा होगा, 400 रहा होगा, सेकंड ईयर में भी 400 रहा होगा, बट चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 840, तो फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज सेम रहा होगा, नहीं 400 रुपये ही रहा होगा, और सेकंड ईयर में कितना हो गया आपका 440 हो गया होगा, तभी 440 हो गया होगा CI। आप देखो यहाँ से 400 में 400 से 440 जा रहा है, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 10% यहाँ पे रेट आ गया, तो 10% जब रेट पता चल गया 400 से 440 हुआ, तो 10% यहाँ पे पता चल जाएगा, तो यहाँ पे मैं ऐसा निकाल लूँगा, तो 10% इक्वल टू 400 है, तो यहाँ पे 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ही कंसेप्ट था, यहाँ से आपको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं थोड़ा फास्ट रिवीजन कराऊंगा आज। आप देखो, एक शंकु तथा एक गोले की त्रिज्या एवं आयतन समान है, एक शंकु तथा गोले की त्रिज्या एवं आयतन समान है, तो गोले का व्यास और शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो शंकु है, तो शंकु में क्या होता है आपका, शंकु आपने अगर नहीं देखा हो तो आप देख लीजिए, इस तरह से शंकु होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक हाइट होता है यहाँ से, और ये रेडियस हो गया शंकु का, इसको हम लोग बोलते हैं सेलेंट हाइट, एल बोलते हैं, ई आपका हो गया एच हाइट हो गया, और ई हो गया आर, ठीक है। अगर एल अगर नहीं दिया रहेगा तो एल निकाल सकते हो, एल इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, मैंने बता दिया। दूसरा यहाँ पे एक गोले की त्रिज्या सेम है, ठीक है, गोले का त्रिज्या एवं आयतन भी सेम है, तो आयतन क्या होता है, आप देखो शंकु का आयतन आपका क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ओके, आर इक्वल हो जाएगा गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है आपका 4/3 पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या सेम है, क्या सेम है आपका, शंकु का त्रिज्या और गोले का आयतन सेम है, तो यहाँ पे देखो आर यहाँ पे डबल आर है, तो ये दोनों सेम इक्वल है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको भी मैंने कैपिटल आर मान लेता हूँ, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 आर है, यहाँ पे 1 आर है, तो मुझे अनुपात किसका चाहिए, व्यास और शंकु की ऊंचाई का अनुपात चाहिए, मुझे व्यास और शंकु का ऊंचाई का अनुपात चाहिए, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है इसका वॉल्यूम।
और बात करें तो आपका शंकु का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। कह रहा है कि दोनों का रेडियस सेम है, तो यहाँ पे आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल आर है तो यहाँ पे क्यूब है तो कैंसिल हो गया, 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 4r, तो मुझे किसका चाहिए, ब्यास का चाहिए, तो ब्यास इक्वल टू क्या होता है आपका, ब्यास होता है जैसे डायमीटर, डायमीटर क्या होता है डबल होता है, रेडियस का त्रिज्या का डबल होता है, तो यहाँ पे 4r है तो डायमीटर अगर लिखूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा ना, 2d हो जाएगा, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा h, यहाँ पे हो जाएगा h ही बच रहा है यहाँ पे, तो मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा h हो जाएगा। अब मुझे किसका चाहिए, गोले का व्यास, यानी गोले का व्यास और शंकु की ऊंचाई का अनुपात चाहिए, तो यहाँ पे देखो तो d/h मुझे अगर निकालना है यहाँ से तो d/h निकाल लूंगा, तो d/h तो d से यहाँ पे 1/2 चला जाएगा उधर, तो 1/2 चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1:2 रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, ओके। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आप दिमाग चकरा जाएगा आपको पेपर में, ठीक है। उस टाइम आप कैलकुलेट करने में आपको टाइम लग जाएगा, इसका अगर फॉर्मूला अगर से जाओगे तो बहुत समय टाइम लग जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला भी मैं बता दूंगा, लेकिन वो फॉर्मूला सही चीज़ नहीं है। आप देखो बोला कि एक भवन निर्माता 2550 रुपये उधार लिए, 2550 रुपये उधार लिया और उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर की वार्षिक किस्तों में लौटाना है। 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर 2 वर्षों में लौटाना है, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपये होगी। क्वेश्चन समझ लो कि आपने 2550 रुपये उधार लिया और 4% उसका ब्याज का रेट है, और बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर किस्तों में हमको लौटाना है, 2 बराबर किस्तों में लौटाना है। अब देखो 4% का कितना होता है 1/25, 4% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/25। अगर आपको नहीं आता कैलकुलेट करने के तो आप इस तरह से कैलकुलेट करते हैं 4/100 इक्वल टू हो जाएगा, फिर 4 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/25 बचेगा। इसका मतलब हुआ कि आप अगर 25 रुपये किसी से उधार लेते हैं तो आप उसको कितना लौटाएंगे 26 रुपये लौटाएंगे, ठीक है। 26 रुपये लौटाएंगे कब, 1 साल के बाद। वही चीज़ अगर 2 साल का हो जाएगा तो 2 साल में कितना होता है 25 का स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायरिंग, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर 650, और यहाँ पे हो जाएगा आपको 26 का स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर यहाँ पे आपकी जगह कितना हो जाएगा 676 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि आपने अगर 25 रुपया लिया तो 26 रुपये लौटाए, और सेकेंड ईयर में कितना हो गया आपका, अगर 625 रुपया आपने लिया तो आप उसको 676 रुपये लौटाएंगे। लेकिन मुझे इक्वल किस्तों में देना है, तो इक्वल किस्तों में देना है तो यहाँ पे देखिए इक्वल किस्तों में देना है। आप इस चीज़ को 676, इसका कितना 26 गुना ज़्यादा है, 26 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर का निकाल सकता हूँ, फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकाल सकता हूँ, तो 26 यहाँ पे हो जाएगा, तो 26 गुना 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 650, 650, ठीक है। तो इस दो मतलब इस सम का जो इंस्टॉलमेंट होगा मेरा 676 होगा, यानी 625 और 650 का इंस्टॉलमेंट मेरा कितना होगा 675 हो जाएगा, 676 होगा, ठीक है। तो आप इसको ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 5 और मतलब यहाँ 1275 हो जाएगा, यानी 1275 का इंस्टॉलमेंट मेरा कितना होगा 676 रुपया इंस्टॉलमेंट करके हम लौटाएंगे। अब मुझे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 2550 दिया हुआ है, तो 2550 दिया, इसका मतलब 1275 कितना हो जाएगा आपको 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना, इसका मतलब 676 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना का मुझे किस्त भरना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको 1352 रुपया, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1352 रुपया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर यहाँ से सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो आप दूसरा एक मेथड है वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो फॉर्मूला है, ठीक है। आपने अगर इक्वल किस्त में बांटना है, ठीक है, तो टोटल अगर मान के चलते हैं किस्त एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो एक्स टोटल किस्त मैं मान लेता हूँ एक्स, तो एक्स भाई आपका हो जाएगा फर्स्ट ईयर का कितना होता है 4% आप देते हैं, तो 4%, तो 104 बटा क्या हो जाएगा 100 का 1 पावर। उसके बाद फिर आप करेंगे क्या सेकेंड ईयर में आप कितना लौटाते हैं उसको, 104/100 का स्क्वायर इक्वल टू टोटल अमाउंट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2550, तो फिर यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपका एक्स का वैल्यू निकाल देगा। आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत समय लग जाएगा आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त क्रमशः 1500 रुपया 1800 रुपया तथा 2100 रुपया भिन्न समय के लिए निवेश करते हैं, भिन्न समय के लिए निवेश करते हैं और प्राप्त कुल लाभ को बराबर बांटते हैं। तो बताइए कि समय के किस अनुपात में उन्होंने अपनी पूंजी निवेशित किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसका आपने पूंजी को निवेशित किया था इतना, बराबर बांटते, तो समय पूछ रहा है, तो समय क्या होगा, हाँ मतलब देखो जितना निवेश करते हैं ना टाइम के लिए उतना ही तो मिलता है, तो समय इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी इन्वर्स रेशियो ले लेंगे इसका। तो यहाँ पे अगर बात करें इन्वर्स रेशियो का तो 1/1500, 1/1800 और 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2100, ठीक है। इसका इन्वर्स रेशियो ले लूँगा तो यहाँ पे 0000 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 यहाँ पे 3 से कट जाएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 7, ठीक है। 3 तो यहाँ पे 5 5 6 7 आ जाएगा, ठीक है। 5 6 7 अगर इसका एलसीएम का बात करें 5 6 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 6 5 30 7 21, यानी 210 रुपया आ जाएगा। 210 को फिर अगर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 42 मरतबा, यानी 42 35 30 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करना, इन्वर्स आपका मतलब समय का जस्ट अपोजिट होता है। आप जितना समय के लिए आप पूंजी को ये करोगे मतलब निवेश करोगे उतना ही तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप मान के चलो 1000 रुपया आप निवेश कर रहे हो, ठीक है, 1000 रुपया आपको 2 साल के लिए करते हो तो इस तरह का प्रॉफिट मिलेगा। और कोई अगर 1000 रुपया आपको किया 2000 रुपया किया 2 साल के लिए तो उसको ज़्यादा ना रेशियो मिलेगा, तो क्या होता है डायरेक्ट इन्वर्स का रिलेशन आता है, ठीक है। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक व्यक्ति अपने वेतन का 1/4 भाग खाने पर खर्च करता है, शेष 1/2 भाग मकान किराए तथा शेष 1/6 भाग परिवहन पर खर्च करने के पश्चात 1500 रुपया बचाता है, ठीक है। तो वह मकान किराए पर कितना खर्च करेगा। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन को जो है ना 1/4 भाग वाला है, ठीक है, तो इसको परसेंटेज वाला में नहीं बनाया क्योंकि आपको यहाँ पे किसका निकालना है, तो वह मकान किराए पर कितना खर्च करता है, यानी मकान के किराए पर कितना खर्च करता है, ठीक है। तो एक भाग शेष भाग का 1/2 भाग मकान किराए पर खर्च करता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा ना इसका आप ऐसा वैल्यू आप इसको ये करें माने कि जो इसका डिविजिबल हो 4 से डिविजिबल हो, तो ठीक है। तो 1/4 है तो इसको मैं मान लेता हूँ 800,
आप 1600 भी मान सकते हो ना, 4 का मल्टीपल 400 मानेंगे तो यहाँ फ्रिक्शन आ जाएगा, 1/6 भी है ना यहाँ पे, तो फ्रिक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू मान लिया इसका 800 रुपया मान के चलता हूँ, ठीक है। 1/4 का वैल्यू मैं 800 रुपया मान के चलता हूँ, तो 800 रुपया कमाता है। इसका मतलब 800 रुपये उस व्यक्ति का अगर मान के चलो वेतन है, ठीक है, और अपने वेतन का 1/4 भाग खाने पर खर्च करता है। इसका मतलब हो गया कि 200 रुपया वो अपना खाने पर खर्च कर दिया, ठीक है। और बोला कि शेष भाग का 1/2 भाग मकान किराए पर खर्च करता है। इसका मतलब बचा कितना उसके पास, बचा 600 रुपया। और 600 रुपया जब बचा तो 600 का फिर बोला 1/2 भाग, यानी 300 रुपया खर्च कर दिया मकान का किराए पर। और फिर बोला था शेष भाग का 1/6 भाग परिवहन पर खर्च कर देता है, यानी शेष भाग का, यानी बचा उसके पास कितना, आपका बचा आपका 1/6 भाग परिवहन पर खर्च कर देता है। इसका मतलब बचा उसके पास यहाँ पे 300 रुपया बचा। 300 रुपया का 1/6 भाग जो है ना परिवहन पे खर्च कर देता है, ठीक है। तो 1/6 भाग अगर परिवहन पे बात करें तो 1/6 कितना आ जाएगा इसका, इसका 50 रुपया, यानी 50 रुपया खर्च कर देता है इसका मतलब, ठीक है। 1/6 भाग का मतलब हो गया 50, 300 का 1/6 कितना हो गया, 50 रुपया हो गया, तो खर्च कर देता है। इसका मतलब उसको बच रहा है 250 रुपया, 250 रुपया। तो उसके बाद बोलता है खर्च करने को बचता है कितना, 1500 रुपया बच रहा है। इसका मतलब 250 का वैल्यू, उसको 250 का यूनिट का वैल्यू दिया हुआ कितना, 1500 रुपया। तो 250 यूनिट का वैल्यू 1500 रुपया दिया हुआ, तो मुझे किसका वैल्यू चाहिए, मुझे आप 100 वगैरह नहीं निकालेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट निकालेंगे जो चीज़ बोल रहा है। तो वह मकान किराए पर कितना खर्च करेगा, तो मकान पर किराए पर कितना खर्च करता है। तो यहाँ पे देखो 300 यहाँ पे चाहिए ना, 300 रुपया खर्च करता था, 250 का वैल्यू कितना है, 1500 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, तो 1 यूनिट का निकालूंगा तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1500 बटे 250, 1500 बटे 250 हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू। यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, और यहाँ पे हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 यूनिट, तो यहाँ पे मतलब 300, तो 300 यूनिट खर्च करता है, तो इसका मतलब 1800 रुपया खर्च करेगा। 300 गुना 6 तो 1800 रुपया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दिस इज द मतलब इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। इस टाइप का जो मिक्सचर एलिगेशन का होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको 100% श्योर आपको देखने को मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन के लिए आप तैयार है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिशत अल्कोहल वाले 60 ml मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए, यानी 30% इसको लाना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देखो इसको कैसे करेंगे, 50% वाले अल्कोहल 60 वाले मिश्रण में 50% क्या आपका अल्कोहल है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 30 ml अल्कोहल हो जाएगा, और 30 ml क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाटर हो जाएगा। अल्कोहल की मात्रा यहाँ पे 30 ml और वाटर की मात्रा यहाँ पे आपका 30 ml। और कितना प्रतिशत पानी मिला दिया जाए कि अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, 30 है। अगर मुझे इसको 100 बना दे किसी तरह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब तो 30 ml हो जाएगा ना। तो 100 मिलाने के लिए कितना हो जाएगा, 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60, और 40 अगर ऐड करेंगे वाटर तो 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा तो फिर आपका क्या हो जाएगा, इसका 30% हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्या, कि ये 5000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है तथा वह 6 माह बाद बी को 8000 रुपये लगाकर साझेदार बन जाता है, ठीक है। ये कोई व्यापार शुरू करता है। इस व्यापार वाला क्वेश्चन आप देखो, इसको आप इस तरह का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, बट फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ये किसी काम को मतलब ये 5000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है तथा 6 माह बाद बी 8000 रुपया लगाकर साझेदार बन जाता है। व्यापार आरंभ होने के 8 माह बाद सी 10,000 रुपया लगाकर सम्मिलित हो जाता है। वर्ष के अंत में यदि बी का लाभ 6000 रुपया रहा हो तो कुल लाभ ज्ञात करें। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या होगा, आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन्वेस्ट टाइम के साथ होता है, ठीक है। मनी इंटू टी जो होता है ना, उसका आपको प्रॉफिट रेशियो देगा। मनी इंटू टाइम, और कितना टाइम के लिए पैसा को इन्वेस्ट कर रहे हो, यही इसी का कंसेप्ट है। उसी तरह आपको प्रॉफिट देगा, कितना प्रतिशत आपका रहा आपको प्रॉफिट देगा। तो इसमें कह रहा है कि बी मतलब आराम कर, इसका मतलब ये ने स्टार्ट किया होगा 500 रुपये लगाकर, तो ये ने जब स्टार्ट किया होगा 500 रुपये लगाकर, तो ए का पैसा कब तक रहा होगा, ए का पैसा रहा होगा 12 महीना, मैं मान लेता हूँ 12 महीना तक, ठीक है। तो सम्मिलित हो जाता है वर्ष के अंत में, 1 साल का चल रहा है, तो इसका मतलब 12, तो इसका मतलब ए का जो प्रॉफिट होगा आपका 12 इंटू 5000, ठीक है। वही अगर बी का बात करें तो बी कितने महीने के बाद शुरू किया, बी आता था 6 महीने के बाद। इसका मतलब बी का पैसा कितना 6 महीने ही रहा होगा, यानी बी का 12 महीना तक मतलब बिजनेस करता है, और ए का 12 महीना तक ही रहा, बी का कितना 6 महीने तक लगा रहा। तो 6 गुना कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा, 6 गुना 8000। और अगर उसके बाद सी का बात करें तो सी बोल रहा है कि आपका बाद, ठीक है, आरंभ होने के 8 महीना बाद, यानी सी 8 महीना बाद ज्वाइन होता है। इसका मतलब इसका पैसा कितना 4 महीने तक लगा रहा, ठीक है। तो 4 महीने 4 इंटू इसका हो जाएगा 10,000, ठीक है। यहाँ पे अगर इसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे रहा आपका 5, 12 पंचे 60, और यहाँ पे हो जाएगा 8 48, और यहाँ पे हो जाएगा 40, ठीक है। यहाँ पे आपको हो जाएगा रेशियो 60, 48 और 40 का। फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे, सिंपलीफिकेशन करेंगे। यहाँ पे कट रहा है क्या, यहाँ पे 10 से कट रहा है क्या, 4 से, ठीक है। तो 4 यहाँ पे 15, और यहाँ पे 12, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 10। तो 15, 12 और 10 का रेशियो है, 15, 12, 10 का रेशियो। अब 12 यूनिट का वैल्यू पता है उसका कितना, 6000 रुपया दिया हुआ है। 12 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 6000 रुपया दिया हुआ है। इसका मतलब आपका 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 500 रुपया हो गया, ठीक है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 500 रुपया हो गया। वर्ष के अंत में यदि बी का लाभ 6000 रुपया तो कुल लाभ कितना होगा, 500 रुपया होगा। इसका मतलब हो गया 15, 12 और 10 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 15, 12 कितना हो गया आपका, 15, 12, 27 और 10 37 हो गया, ठीक है। यानी 37 का वैल्यू, 37 को 500 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 18500। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आप सबको अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार वीडियो को रिमाइंड करके देख लें। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि यदि शांत जल में नाव की चाल कितना 10 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर हो तो धारा की दिशा में 2.5 घंटे में कुल कितनी दूरी नाव द्वारा तय की जाएगी। अब देखो शांत जाल में इसका चाल दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर है, तथा धारा की चाल में मतलब चाल में कितना 2 किलोमीटर है, ठीक है। और 2.5 घंटे का बात कर रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 2.5 घंटे कितनी यहाँ पे हो जाएगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो इस डिस्टेंस निकालना है यहाँ पे, अब मुझे डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम हो जाता है। स्पीड इंटू टाइम कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे डिस्टेंस निकाल जाएगा। और किसके, तो धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में जब बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेटिव का कंसेप्ट हो जाएगा। तो 10 प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 12 गुना 2.5 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर का यहाँ पे दूरी तय कर जाएगा, ठीक है। अगर धारा की दिशा में इसका मतलब हो गया कि जिस तरह नाव मतलब धारा है उसी उधर ही नाव को लेकर जा रहे हैं ना, तो और मुझे क्या हो जाएगा, रिलेटिव एड हो जाएगा ना इधर, और अपोजिट बात था मतलब इधर तो एड हो जाएगा ना, अपोजिट रहा था तो फिर हम लोग क्या करते हैं,
इधर तो 8 हो जाएगा ना, ऑपोजिट रहता तो मुझे घटाना पड़ता, ठीक है, ऑपोजिट रहता तो यहाँ पे घटाना पड़ता, तो मैं यहाँ से उसका स्पीड तो बढ़ जाएगा ना, धारा का मतलब जस्ट उल्टा होता है, रिलेटिव का जस्ट उल्टा होता है धारा। ओके, आप कन्फ्यूजन नहीं करना, इसमें मैं बता देता हूँ कंसेप्ट क्या होता है मतलब शांत जाल में। अब देखो कोई रिवर या स्ट्रीम होता है, जब इस रिवर स्ट्रीम होता है, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि रिवर स्ट्रीम है, अगर पानी अगर इधर बह रहा है ना, अगर इधर पानी बह रहा है और इधर ही आप नाव लेके जा रहे हो, तो इधर भी आप स्पीड लेके जा रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, स्पीड में और मतलब एड हो जाएगा इसमें। अगर इसका आप स्ट्रीम अगर जाओगे तो आप स्ट्रीम मतलब इसका अपोजिट जाओगे, धारा का विपरीत में जाओगे तो वहाँ पे घट जाएगा, ठीक है, आपको अवरोध होगा ना, उधर आपको अवरोध पैदा होगा, ठीक है। तो इस केस में आपका हो जाएगा क्या कि मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो 10 किलोमीटर जा रहा है और धारा की दिशा में जा रहा है, और शांत चाल में उसका स्पीड कितना 2 किलोमीटर पर आवर है, धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब होता है 10 + 2 कितना हो जाएगा 12, 12 और इंटू क्या हो जाएगा 2.5 आवर से मल्टीप्लिकेशन करूँगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्टेंस निकालेगा 30 किलोमीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु का मतलब शंकुवार तंबू की त्रिज्या 7 मीटर है तथा ऊंचाई 24 मीटर है, तो इसे बनाने में 5 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा लगेगा। अब देखो कपड़ा 5 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा लगेगा, ठीक है। तो शंकु का क्या आपको सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो शंकु होता है किस तरह से, इस तरह से शंकु होता है, शंकु का यहाँ पे इस तरह से शंकु होता है, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे 7 मीटर क्या इसका त्रिज्या दिया हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक सेंटर से 7 मीटर यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है। उसके बाद बात करें ऊंचाई 24 मीटर दिया हुआ, तो ऊंचाई का बात करें तो ऊंचाई यहाँ पे 24 मीटर दिया हुआ है, एच का वैल्यू 24 दिया हुआ है। ओके, अब मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया क्या होता है पाई इंटू आर इंटू एल होता है, पाई इंटू आर इंटू एल होता है। आप देखो यहाँ पे मुझे एल निकालना है, तो एल निकालने के लिए क्या होता है आप ट्रेंगल का फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज मतलब यहाँ पे क्या सेलेंट हाइट है ये वाला, तो यहाँ पे निकालने के लिए क्या 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको 576 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576 आपको इसी तरह ही एग्जाम में करना है। तो 576 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको 49 हो जाएगा, तो 576 और 49 कितना हो जाएगा 24 ऐड करेंगे 625 हो जाएगा, 625 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा। जब इसका 25 आ जाएगा तो मैं इसका निकालूंगा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का होता है पाई आर पाई का वैल्यू कितना 22/7 इंटू आर का वैल्यू पता है 7 इंटू यहाँ पे 25 होता है, 25 मैंने निकाला उसका एल, तो 7 7 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 22 गुना 25 कर देंगे तो यहाँ पे सरफेस एरिया निकल जाएगा। जब सरफेस एरिया निकल जाएगा बोला कि 5 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा चाहिए, तो 5 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा चाहिए तो मैं उससे डिवाइड कर दूंगा, तो 22 गुना 25 और डिवीजन बाई यहाँ पे हो जाएगा 5 मीटर चौड़ा कपड़ा चाहिए ना, तो 22 गुना 25 होगा तो 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 25 यहाँ पे 22 गुना 5 करेंगे तो 110 मीटर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप देखते हैं इस क्वेश्चन को, आप देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। टाइप क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो बट फिर से आपको रिवीजन हो जाएगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह धनराशि 5 गुनी हो जाएगी। आप देखो 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, कोई साधारण राशि लेते हो, ठीक है। अगर मान लो आपने 1 रुपया लिया, 1 रुपया लिया, इसका मतलब 3 गुनी हो जाती है, 3 गुना हो गया, इसका मतलब हो गया तभी तो 3 रुपया हुआ होगा। तो 3 रुपये कब होगा जब ब्याज आपको 2 रुपया मिला होगा, और 2 रुपया कितना वर्ष में मिला आपको 4 वर्षों में मिला, ठीक है, 4 वर्षों में मिला। वही चीज़ कह रहा है क्या गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह धनराशि 5 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब 5 गुनी कब हो जाएगी जब 1 रुपया में ब्याज आपको कितना मिल जाएगा 4 रुपये मिलेगा, इसका मतलब 4 रुपये यहाँ पे ब्याज मिलेगा, तभी तो 5 गुनी हो जाएगी। अब साधारण ब्याज क्या होता है 8 होता है, तो यहाँ पे अगर 4 गुना ब्याज मिलेगा तो 5 गुनी हो जाएगी। अब देखो 2 रुपये का ब्याज कितना 4 वर्षों में मिलता है, ठीक है। तो 2 रुपये का ब्याज यहाँ पे 4 वर्षों में, यहाँ पे क्या है 2 से अगर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, और 2 का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, ऐसे डिवीजन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे भी इसको अगर मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है, यानी 4 दूनी 2 यानी 8 वर्ष में डबल हो जाएगा। फिर से मैं समझा देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन को आप बनाने में बहुत समय लग जाता है, ठीक है। अगर फॉर्मुला से जाएंगे तो आपको बहुत टाइम खराब हो जाएगा, आपको हो सकता है कि आपको क्वेश्चन बने भी नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन करा कि 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ देखो 3 गुना का मतलब समझो, आपने कोई पैसा लिया, आपने 10 रुपया लिया, उसको बोला कि 30 रुपया हो गया, इसका मतलब 20 रुपया तो ब्याज मिला होगा। तो यहाँ पे बोला कि मैंने 1 रुपया लिया, मैं 1 रुपये से इसको कंसीडर करूँ, 1 रुपया मैंने किसी से उधार लिया और 3 गुना हो जाता है, इसका मतलब मुझे 2 रुपया का ब्याज मिला होगा, 2 रुपया का ब्याज मिला होगा तभी 3 रुपया हुआ होगा। उसके बाद बोल रहा है क्या यानी राशि बोल रहा है कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा, इसका मतलब हो गया 1 इक्वल टू यहाँ पे मुझे कितना 5 गुना होना है, तो इसका मतलब 4 ब्याज मिला होगा, 4 रुपया ब्याज मिला होगा। आप देखो यहाँ पे 2 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 रुपया ब्याज हमको कितना वर्ष में मिलता है 4 वर्षों में मिलता है, ठीक है। तो 1 वर्ष में मुझे ब्याज मतलब 2 रुपया ब्याज कितना वर्ष में मिलता है 4 वर्षों में मिलता है, इसका मतलब रेट पता चल गया ना, यहाँ से रेट अगर पता चल जाएगा तो आपको वर्ष निकाल लेंगे। तो 2 का यहाँ पे कितना है 4 है, ठीक है। अगर 2 यहाँ पे 2 का कितना टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 2 का 2 टाइम्स है, तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 4 वर्ष को, तो 8 वर्ष हो जाएगा, तो 4 गुना यहाँ पे 2 कर दूंगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 वर्ष हो जाएगा, तो 8 वर्ष में डबल हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोच सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, इसमें आप गलत करोगे, ठीक है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर लो, फर्स्ट टाइम आप कैलकुलेशन करके मुझे बताओ कि आप सही कर पा रहे हो कि नहीं। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है, लिख के बताना, मैं बता रहा हूँ कैसे इसको करना है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति दो मेज़ों को रुपये की दर से बेचता है। पहली पर 960 रुपया 20% लाभ प्राप्त करता है, दूसरी पर उससे 20% की हानि होती है। तो कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। तो कुल या लाभ या हानि आपको निकल जाएगा सक्सेशन से। तो यहाँ पे 20% क्या हो रहा है आपका 20% का लाभ हो रहा है, यानी 20 प्लस में रहेगा और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, और 20 माइनस फिर 20 करेंगे और फिर यहाँ पे 20/100 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4% का आपका लॉस हो जाएगा, 4% यहाँ पे लॉस हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे माइनस 20 प्लस कैंसिल हो जाएगा -4%, यानी इसमें क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा 4% का। तो फिर आप 4% को क्या 960 से मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे, ऐसे ही करोगे ना आप, ऐसे ही करोगे नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप 4% का लॉस यहाँ पे निकल गया, ठीक है, मतलब लॉस होगा, लेकिन मुझे क्राई मूल निकालना है, उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस निकालोगे तभी तो कैलकुलेट करोगे लॉस या प्रॉफिट। ओके, तो आप देखो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे मैं निकालूंगा, कैसे निकालूंगा आप देखो, यहाँ पे बोला कि 20% की लॉस पे मतलब प्रॉफिट होता है, तो उसका वैल्यू कितना है 960 रुपया है, यानी 20 का इसका फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताया था कितना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। इसका मतलब होता है कि 5 का सामान आप 6 पे बेच रहे हो, ठीक है, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, और 6 यूनिट का यहाँ पे वैल्यू कितना दिया आपका 960 रुपया, तो 1 यूनिट का यहाँ से कितना वैल्यू आ जाएगा आपका 160 रुपया, ठीक है, 160 रुपया आ जाएगा। तो 160 गुना 5 करेंगे तो मुझे आ जाएगा यहाँ पे 800 रुपया। इसका मतलब हो गया कि पहले का कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 800 रुपया होगा, और फिर सेकंड का भी कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। सेकंड बोला कि 20% के लॉस पे बेच रहा है, यानी 20% लॉस का मतलब होता है कि 5 का वैल्यू आपने 4 में बेचा, यही तो होता है उसका मतलब।
ठीक है। अब 4 यूनिट का यहाँ पे देखो 4 यूनिट का कितना 960 रुपया दिया हुआ है। 4 यूनिट का 960 रुपया यहाँ पे जब दिया हुआ है तो इसका मतलब हुआ आपका क्या, तो यहाँ पे आप इसको डिवीजन कर दो तो 4, तो 4 एकम 4 दूनी 8 और उसके बाद हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, इसका मतलब हो जाएगा और यहाँ पे 4 चौका 16, ठीक है 24, यहाँ पे हो जाएगा 240, 240 हो जाएगा ना। तो 240 हो जाएगा, फिर 240 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 5 चौके 20 यानी 1200 रुपया हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना रहा 1200 रुपया होगा, ओके। 240 हो जाएगा ना यूनिट, आप कैलकुलेट कर देना तो 1200 रुपया और इसका 800 रुपया यानी कॉस्ट प्राइस दोनों को मिला कितना रहा आपका 2000 रुपया हो गया। 2000 रुपया मुझे कॉस्ट प्राइस निकल गया, ठीक है। आप इसमें बोला कि मुझे 2000 रुपया और मैंने सक्सेशन से 4% का क्या निकाला लॉस होगा, ठीक है। ऑलवेज लॉस होगा क्योंकि यहाँ एक को प्रॉफिट में बेचता है और एक को लॉस में बेचता है। तो इसमें मैंने एक फॉर्मुला भी बताया था x/10 करके x/10 का स्क्वायरिंग करके आप निकाल भी सकते हो। तो 20 बट गया मतलब आपका कितना 2000 रुपया निकल गया। तो 2000 रुपया निकल गया तो फिर आप एक फॉर्मुला मैंने बताया था, क्या फॉर्मुला था आपका x/10 का होल स्क्वायर करके आप कैलकुलेट कर सकते हो आपका प्रॉफिट या लॉस। तो इसमें क्या होता है ऑलवेज आपका लॉस होता है, यहाँ पे माइनस ऑलवेज लॉस होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे हो जाएगा x का वैल्यू कितना 20% है, तो 20/10 का स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 4% माइनस में लॉस हो जाएगा। तो 2000 का 4% कितना हो जाएगा 80 रुपया, 80 रुपये का मुझे क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 80 रुपये हानि हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ रहा है, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण घंटे अधिक लगते हैं, ठीक है। तो भरी टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। अब टाइप क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। आप इसका क्वेश्चन आप खुद बना के मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैंने 3 सेट में बताया हूँ, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, ठीक है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार अपने सामान का एक तिहाई भाग 10% लाभ पर तथा अगले एक तिहाई भाग 20% लाभ पर बेचता है। शेष भाग को वह 6% की हानि पर बेचता है, तो उसका 6% हानि का बेचता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप एक काम कर लो, इसमें कुछ आप ई कर लो, ठीक है। वैल्यू मान लेता हूँ मैं, वैल्यू इसलिए क्योंकि यहाँ देखो एक दुकानदार अपने एक तिहाई सामान को, तिहाई का मतलब होता है कि अगर मैं 1/3 यानी 1/3 फ्रैक्शन, तो इसका अगर मैं मान लेता हूँ मान 300 मतलब सामान रहा होगा, सामान अपने एक दुकानदार अपने सामान का एक तिहाई भाग, ठीक है 300 सामान रहा होगा, तो उसमें से एक 3 भाग, ठीक है। तो 1/3 इसका मतलब हो गया 100, तो 100 किस में बेचा होगा 10% का लाभ पर बेचा, इसका मतलब 100 सामान जो 10% का लाभ में बेचा होगा, इसका मतलब उसका 110 रुपया में आया होगा। 100 का मतलब 100 सामान कितने बेचा होगा 110 रुपया में बेचा होगा, ठीक है। आप कह रहा है क्या तथा अगले एक तिहाई भाग को 20% के लाभ पर बेचा, अगले एक तिहाई भाग को, ठीक है। तो अगले एक 100 वाला भाग को भी 20% के लाभ पर बेचा, इसका मतलब इसको भी 120 में बेचा होगा और पता बेचता है। शेष भाग को बाद 6% की हानि पर बेचता है, तो शेष भाग यहाँ से कितना बचेगा 300 में 200 तो मैंने सेल कर चुका हूँ, यहाँ से 100 बचेगा। तो 100 का मतलब हो गया कि यहाँ पे 6% की हानि पर बेचता है, तो 6% की हानि का मतलब हो गया यहाँ पे 94, ठीक है। तो 94 जब इसको ऐड करेंगे ना, तो ऐड करेंगे तो मुझे कितना हो जाएगा 110 और मतलब 110 और 120 230 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 94, तो 230 और 94 आपका हो जाएगा आपका 324 रुपया हो जाएगा। जब 324 रुपया हो जाएगा आपका, 300 का सामान को मैंने कितना बेचा 324 रुपये में बेचा, ठीक है 324 रुपये में बेचा। अब देखो 324 रुपये में इसका मतलब हो गया कितना प्रतिशत मुझे प्रॉफिट हो गया, यानी 324 यानी 24 रुपया मेरा ये हो गया प्रॉफिट हुआ ना 24 रुपया 300 का सामान, यानी 24 रुपया प्रॉफिट हुआ 300 में, इसका मतलब हो गया 8% का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं 24/300 इंटू 100 करेंगे तो 24/300 क्योंकि कॉस्ट प्राइस में हमेशा परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 यानी 8% का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक वर्ग का परिमाप 10 चौड़ाई तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के परिमाप का 2 गुना है। उस अर्धवृत्त का परिधि ज्ञात करें जिसका व्यास वर्ग के भुजा के बराबर होगा, ठीक है वर्ग के भुजा के बराबर होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो आयत का परिमाप यहाँ से कितना दिया हुआ, आयत का परिमाप यहाँ से दिया हुआ आपका 10 सेंटीमीटर, यानी मतलब मान लेता हूँ मैं 10 वाला भुजा है और यहाँ पे आपका 4 सेंटीमीटर वाला भुजा है, ठीक है। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रिथ होता है, यानी 10 + 14 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि आयत में क्या होता है आमने सामने भुजा बराबर होता है, तो 2 इंटू 10 + 14 हो जाएगा आयत का परिमाप। अब बोला कि वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप से 2 गुना है, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप अगर मैं मान लेता हूँ x और वर्ग में क्या होता है 4 भुजा इक्वल होता है, इसका मतलब होता है 4 इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका 2 गुना है, इसका 2 गुना है ना, तो इसका 2 गुना इसका मतलब हो गया इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस 10 प्लस 4 यानी 14 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, यानी जो वर्ग का साइज आ जाएगा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब बोला कि उस अर्धवृत्त का परिधि ज्ञात करें, यानी परिधि ज्ञात करना है, ठीक है। तो परिधि ज्ञात करें जिसका व्यास वर्ग के भुजा के बराबर है, ठीक है। यानी व्यास यानी डी का वैल्यू जो है ना, डी का वैल्यू मुझे पता चल गया डी = 14 सेंटीमीटर, ओके डी = 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे r = कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अर्धवृत्त का मुझे क्या चाहिए, अर्धवृत्त का परिधि ज्ञात करना है, तो अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा आपका, एक तो अर्धवृत्त इस तरह से होता है, ठीक है। अब पूरा वृत्त अगर आता है तो उसका परिधि कितना होता है 2πr, लेकिन अर्धवृत्त है तो उसका क्या हो जाएगा πr + d हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये वाला डिस्टेंस का ऐड होगा, तो πr + d हो जाएगा। तो πr + d कितना हो जाएगा, पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 7, क्योंकि आर का वैल्यू यहाँ पे 7 है, प्लस यहाँ पे डी कितना यहाँ पे 14 है, ठीक है। तो यानी +14 अगर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 और 14 कितना 36 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। अमित 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है तथा 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। आने जाने में उसे कुल 16.5 घंटे का समय लग जाता है, तो उसके घर से दफ्तर की दूरी कितना है, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ उसका घर से दफ्तर की दूरी डी डिस्टेंस तो जाने में आपको लग रहा है मतलब 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, तो उसमें हो सकता है टाइम लगा होगा, टाइम उसमें कुछ लगा होगा T1 टाइम लगा होगा, ठीक है। और फिर आपका 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया होगा, ठीक है। तो उसमें भी टाइम क्या लगा रहा होगा T2 लगा होगा, तो T1 और T2 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना आपका 16.5 घंटे, यानी 16 दूनी 32 और 1 33 पूर्णांक 2/2 यहाँ पे T1 T2 का टाइम दिया हुआ है।
ओके। अब मुझे यहाँ पे D1 निकालूंगा ना, डिस्टेंस यहाँ पे पता चल गया T1 + T2 = 33/2 दिया हुआ था। अब देखो मुझे यहाँ पे डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है आपका, यहाँ पे फॉर्मूला मैंने बताया था आपको क्या, डिस्टेंस इक्वल होता है आपका स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इंटू टाइम। अब मुझे यहाँ से T1 निकालूंगा, तो T1 यहाँ पे मैं निकालूंगा तो कितना हो जाता है, T1 इक्वल हो जाएगा आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस तो सेम गया होगा S1, यानी T1 इक्वल हो जाएगा आपका D यहाँ पे कितना हो जाएगा, D यहाँ पे हो जाएगा 6 और T2 हो जाएगा आपका D2 यहाँ पे D यहाँ पे क्या हो जाएगा, D/5 हो जाएगा, D/5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर रखेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस मुझे निकल जाएगा। तो अब चलते हैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, D/6 और D/5 और टोटल टाइम कितना दे रहा है आपका 16.5 घंटा, तो ठीक है। यानी D/6 प्लस D/5 इक्वल टू कितना हो गया आपका 16, यानी 33/2 हो गया, ठीक है। आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 6 पंजे 30, ठीक है। 6 और 5 कैल्शियम लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 30 आ जाएगा, 30 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5D, यहाँ पे 6 और 5 कितना हो गया 5 और यहाँ पे 6 यानी 11D, तो 11D इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 इक्वल टू होगा 33/2, ठीक है। यहाँ पे 11 या 33, ठीक है, और यहाँ पे 2 15 आ जाएगा, यहाँ पे 15 या 45, यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर हो जाएगा। तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। मैं फिर से बता देता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप उसमें उलझाने, आप एक फॉर्मूला हमेशा अलवेज याद रखें, डिस्टेंस जो होता है क्या, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम होता है, यानी दूरी इक्वल टू होता है 4 गुना समय, दूरी इक्वल टू होता है 4 गुना समय, 4 गुना समय। आप देखो जब डिस्टेंस दूरी अगर आपका फिक्स हो गया ना, दूरी अगर कांस्टेंट है तो समय चाल अगर ज़्यादा होगा ना तो समय कम लगेगा, अगर समय अगर कम होगा तो चाल ज़्यादा आपको स्पीड चाहिए, ठीक है। दोनों एक इनवर्स का रिलेशन है, तो इसी कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। अब बोला कि घर से दफ्तर जाने में, मतलब जो घर है ना, घर से ऑफिस जा रहा है, तो घर से ऑफिस का डिस्टेंस मैंने मान लिया D, ठीक है। और जाने में लगा रहा है तो जाने में 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जा रहा है, तो इसका मतलब उसमें टाइम लगा होगा D/6 लगा होगा। फिर आने में बोल रहा है कि उसको 5 किलोमीटर/आवर से लगा होगा, तो D मैंने मान लिया 5 लगा होगा, और इक्वल टू यहाँ पे टाइम का दिया हुआ रेशियो कितना है, मतलब टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम लग रहा है 16/2 यानी 16×32 और 1 33/2, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 45 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो एक यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते थे, ये भी एक ईजी टेक्निक है। नहीं तो आप एवरेज औसत स्पीड निकाल के वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। औसत चाल निकाल के भी कैलकुलेट कर सकते हो ना, औसत चाल निकाल के भी कैलकुलेट करोगे तो वहाँ से भी इतना ही रिजल्ट आएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यहाँ पे कोई संख्या दिया हुआ है, ठीक है। यदि A + B + C = 0 हो तो A² / BC, B² / CA और C² / AB। यहाँ पे A + B + C = 0 है, इसका मतलब हो गया आपका AQ + BQ + CQ - 3ABC = क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ABC = 0 हो गया। इसका मतलब हो गया AQ + BQ + CQ = क्या हो गया 3ABC, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फिर भी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 3ABC हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे A² / BC है, तो मैं इसको ऊपर नीचे क्या A से मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, यहाँ पे A से मल्टीप्लिकेशन कर दूँगा ऊपर, यहाँ पे नीचे भी कर दूँगा, तो यहाँ पे AQ / ABC हो जाएगा। फिर सेकंड टर्म में मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूँगा ऊपर और नीचे भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा BQ / ABC हो जाएगा। उसी तरह थर्ड टर्म में तो CQ / क्या हो जाएगा ABC हो जाएगा। तो ABC यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन एलसीएम आ जाएगा, तो AQ + BQ + CQ, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा AQ + BQ + CQ / क्या हो जाएगा ABC हो जाएगा, ठीक है। AQ + BQ + CQ = क्या हो जाएगा 3ABC। इसका वैल्यू अगर मैं रखता हूँ 3ABC बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा ABC, तो ABC यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा बचेगा 3 बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का योग 680 है। यदि लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 84 गुना हो, ठीक है, तथा एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अब जो क्वेश्चन कह रहा है लघुत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का योग क्या 680 है, यानी दो संख्या कोई होगा उसका लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग कितना 680 है। तो एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना 680 है। और कह रहा है क्या दूसरा, यदि लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 84 गुना है, लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 84 गुना है, ठीक है। तो इसके जगह में मैं लिख सकता हूँ एलसीएम इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एलसीएम इक्वल टू दिया हुआ 84 आपका एचसीएफ दिया हुआ है, तो मुझे एचसीएफ यहाँ से निकल जाएगा कैसे, तो मैं यहाँ पे 84 रखूँगा किसकी जगह पे, एलसीएम की जगह पे, एलसीएम की जगह मैं यहाँ 84 रखता हूँ और मैं रख देता हूँ यहाँ पे 84। तो देखो एलसीएम की जगह मैं 84 पुट कर दे रहा हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 680 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 84 और यहाँ पे एचसीएफ है, तो यानी 85 एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 680, ठीक है। आप देखो तो एचसीएफ का बिल यहाँ से निकल जाएगा ना, एचसीएफ का बिल कैसे निकल जाएगा 85 यहाँ पे एचसीएफ इक्वल टू 680 यानी 17 × 85 और 17 चौके यहाँ पे 68 यानी 40 यानी 5 यानी 8 आ जाएगा। एचसीएफ का बिल यहाँ से कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। जब एचसीएफ का बिल यहाँ पे 8 आ जाएगा तो मुझे एलसीएम भी निकल जाएगा, एलसीएम कितना 84 गुना है, तो एलसीएम यहाँ से निकल जाएगा, एलसीएम इक्वल होता है 84 × 8, 84 × 8 बोला। तो उसमें फिर क्वेश्चन कह रहा है क्या, तथा एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो इस आपका एलसीएम एचसीएफ निकल गया, तो उसमें क्या होता है आपका पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। यहाँ पे 56 दिया हुआ, दूसरी संख्या मुझे निकालना है, यहाँ पे एक्स मान लेता हूँ और आपको एचसीएफ दिया हुआ 8 और एलसीएम कितना हो 84 गुना इसका, तो 84 यानी 84 इंटू फिर 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे दूसरी संख्या निकल जाएगा ना, यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो 8 × 7 = 56 7 से और फिर 7 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कितना मरतबा आपका 12 मरतबा, ठीक है। तो 12 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा 96, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 96, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो जाएगा 96, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो x³ - y³ का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 117/8, तो मुझे और x - y का वैल्यू दिया हुआ है 3/2, तो x² + xy + y² का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा AQ - BQ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x³ - y³ कर देता हूँ तो उसमें क्या होता है आपका x - y इंटू होता है, इसमें इसका दो फॉर्मूला होता है, बट जो फॉर्मूला होता है ना x - y x² + xy + y² हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ से आपको एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई का वैल्यू दिया, इतना का वैल्यू दे चुका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 117/8 को आप खाली डिवीजन कर दो 3/2 से, 117/8 को डिवीजन कर दो 3/2 से, यानी 3/2 से डिवीजन करूँगा तो 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 3 39 और यहाँ पे 4 दूनी 8, 39/4 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं था, आपको डायरेक्ट 117/8 को 3/2 से डिवीजन कर देना था, ठीक है, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है उसमें आप इसका मल्टीप्लिकेशन में रहता है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इतना का वैल्यू इतना होता है, तो मुझे इतना का वैल्यू दिया हुआ है और इतना का वैल्यू चाहिए, तो इतना का वैल्यू यहाँ पे पता चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का अकेले किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा करता है। ये अकेले कार्य करता है, ठीक है, ये अकेले कार्य करता है, लेकिन किंतु प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी सहायता करता है, एक कार्य को कार्य करता है। तो पूरा कार्य होने में समाप्त होने कुल कितना समय लगेगा, टोटल कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो इसको एलसीएम मेथड से बनाएंगे, एलसीएम लेके। तो एबीसी का कार्य दिया हुआ कितना 20, 30 और 60 दिया हुआ, तो इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, कार्य करने का क्षमता निकालेंगे। तो एबीसी का यहाँ पे एलसीएम कितना मतलब हो जाएगा 20, 30 और 60 दिया हुआ, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी काम करने की क्षमता क्या हो जाएगा 20 या 60 यानी 3, और बी का हो जाएगा पर 2 और सी का हो जाएगा 1, ठीक है। अब बोला क्या कि ए अकेले कार्य करता है, लेकिन हर तीसरे दिन क्या होता है बी और सी कार्य करने में शामिल होता है। तो यहाँ पे 3 दिन का कार्य मुझे निकालना पड़ेगा। तो 3 दिन, तो पहला दिन मान के चलो बी कितना 3 यूनिट काम किया, ये 3 यूनिट काम किया पहला दिन, ए 3 यूनिट काम किया, फिर प्लस दूसरा दिन भी क्या 3 यूनिट काम करेगा। लेकिन तीसरे दिन जब भी होगा तो क्या बी और सी ऐड हो जाएगा, तो बी और सी काम कितना करता है 2 यूनिट और 1 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 यूनिट और यहाँ पे ये भी 3 यूनिट काम कर रहा है। इसका मतलब तीसरे दिन का काम कितना यूनिट हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। यानी टोटल 3 दिन तक काम करेगा तो कितना यूनिट काम कर लेगा आपका 3 3 6 और 3 6 12 यूनिट काम करेगा 3 दिन में, 12 यूनिट काम करेगा 3 दिन में, यानी 12 का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना दे रहा है आपका 60 दे रहा है। तो यानी 12 पंजे 60 यानी 5 लगेगा, ठीक है। यानी 5 यानी इसका कितना 3 दिन का काम था, यानी 5 गुना 3 करेंगे तो मेरा कितना निकल गया 15 दिन 15 डेज निकल जाएगा। क्योंकि आप इस तरह बात कर सकते हो नहीं, या तो फिर इसको यहीं पे डिवीजन कर लो। जब मैंने बात किया कि आपको पहला दिन ए काम करेगा तो कितना 3 यूनिट 3 एफिशिएंसी से काम कर रहा है पहला दिन, फिर दूसरा दिन ए काम करेगा 3 एफिशिएंसी से। लेकिन सी जो है ना बी और सी तीसरा दिन इसको हेल्प करता है। तो बी और सी का एफिशिएंसी कितना आता है, बी का एफिशिएंसी आपका होता है 2 और सी का एफिशिएंसी है 1, ठीक है। तो तीसरा दिन का काम जब करेगा तो यहाँ पे आपका बात करेंगे ए 3 एफिशिएंसी से काम करता है और बी 2 और सी 1 एफिशिएंसी से काम करता है। ये तो पहला दिन का काम हो गया, ये दूसरा दिन का, तीसरा दिन का काम हो गया। हर 3 दिन में ये साइकिल चलेगा। तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे टोटल वर्क, तो 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया, और यहाँ पे 3 2 और 1 तो 6 यानी 6 6 12 हो गया। यानी 3 दिन में 12 यूनिट का काम करेगा, 3 दिन में यहाँ पे 12 यूनिट का काम करेगा, ठीक है। यानी एक दिन में कितना 4 यूनिट का काम करेगा ना, एक दिन में 4 यूनिट का काम करेगा। और टोटल काम कितना था 60 था, तो 60/4 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो जाएगा 15 डेज हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट वैल्यू करके भी कर सकते हैं। 12 का वैल्यू 60 होता है यानी 5, यानी 5 गुना 3 करेंगे तो 15 दिन भी आ जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे रूट अंडर 2 यहाँ पे क्या रिपीटेशन आ रहा है, ठीक है। तो इसको मान के आप बना सकते हैं क्या यहाँ पे सेम वैल्यू रिपीट हो रहा है, ओके सेम वैल्यू रिपीट हो रहा है ना। तो इसको आप इस तरह से कर सकते हो x = रूट अंडर 2 + x। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इक्वल करेंगे तो यहाँ पे x = क्या रखोगे तो 2, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा डायरेक्ट 2 आ जाएगा, ठीक है। आप स्क्वायरिंग वगैरह करके सॉल्व करोगे तो उससे अच्छा है कि यहाँ पे वैल्यू रख दो। यहाँ पे क्या 2 रखोगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 2 + 4 रूट स्क्वायर रूट का 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो इसका रूट यहाँ पे 2 तो इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल वाला वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप उस तरह से जाएगा तो बहुत समय लग जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे बोला है क्या, क्वेश्चन कह रहा है क्या x⁻100 + x⁻99 + k पूर्णतः k + 1 से विभक्त हो तो k का मान निम्न से क्या होगा, यानी विभाजित हो तो k का मान क्या होगा, ठीक है। ये कोई फंक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया कि f कोई फंक्शन दिया हुआ है, x⁻100 + x⁻99 + k दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब इतना से विभाजित हो, इतना से विभाजित का मतलब होता है कि यहाँ पे x+1 यहाँ पे x+1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब होता है x+1 = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी x = क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। जब -1 होगा या अगर x की जगह अगर -1 रखेंगे तो 100 पावर क्या यहाँ पे इवन है, तो इसका मतलब होता है +1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जब x पर पावर -1 रखेंगे 99 यानी वर्ड पावर है, यहाँ पे क्या -1 हो जाएगा। तो -1 और +1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, k का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका कि sin² थीटा -3 sin थीटा + 2 इक्वल टू होता है cos² थीटा = 1 दिया हुआ है। तो थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। अब ठीक है, तो इस क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। मैंने जो सेकंड सेट कराया था प्रैक्टिस उसमें बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसको आंसर करेंगे, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे कितना डिग्री आ रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्या, एक कर्मचारी की मासिक आय 8/3% वृद्धि करने पर उसे 720 रुपया अधिक मिलते हैं। उसकी मासिक आय कितनी होगी, यानी इतना अगर वृद्धि करेंगे ना तो उसमें 700 जो वेतन था उसमें से 720 रुपया अधिक मिलेगा। यानी इसका मतलब हो गया 8/3% अगर वृद्धि कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया 8/3%, इसका मतलब हो गया आपका, इसका फ्रैक्शन वैल्यू मैं निकाल लूँगा तो 8/3 इसका मतलब 4 से कैंसिल होगा, 4 दूनी और यहाँ पे 75 चुके, यहाँ पे हो जाएगा आपका 300। इसका मतलब हो गया आपका कि 2/75, इसका मतलब हो गया कि पहले अगर 75 रुपये उसका सैलरी था इनिशियल में, तो उसका अभी क्या हो गया बढ़ के हो गया 77 रुपया, ये तो हुआ, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पर पहले अगर मासिक वेतन रहा होगा 75 रुपया, अगर इतना 8.3% का अगर वृद्धि करते हैं तो आप कितना हो गया 77 रुपया हो गया। और बोल रहा है कि दोनों में डिफरेंस कितना 720 रुपया अधिक मिलता है। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। 2 यूनिट का वैल्यू मुझे 720 रुपया दिया हुआ है, 2 यूनिट का वैल्यू कितना 720 रुपया दिया हुआ है। यानी इसका मतलब 1 यूनिट का मुझे कितना हो जाएगा यहाँ पे 360 रुपया हो जाएगा, 360 रुपये हो जाएगा ना। जब 360 रुपये हो जाएगा तो मुझे उसका ओरिजिनल वेतन निकल जाएगा ना। 360 गुना 75 करेंगे तो मुझे उसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो कर लेता हूँ, तो 360 × 360 × 75
ओके, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 36 है, तो यहाँ पे 75 है। ओके, तो 75 यहाँ पे कैलकुलेशन करूँगा तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट इसको गुना कर देता हूँ 4 से, और यहाँ पे मैं 4 से डिवीजन कर देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्या, और 9 चौके 36, ठीक है, 9 चौके 36, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 75 तिया 300, यानी 9 तिया 27, यानी 27, 9 चौके 36 और यहाँ पे 0, यानी 90 हो जाएगा, 90 और गुना 300 यानी 27,000 रुपये उसका सैलरी रहा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 27,000। तो दोस्तों आज मैंने एक सेट यहाँ पे प्रैक्टिस कंप्लीट कर दिया हूँ। ठीक है, तो आपको अगर इस तरह का और सेट चाहिए, क्योंकि मैं अभी लाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि आपका लास्ट टाइम आप खुद से प्रैक्टिस करें तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको सेट और चाहिए तो मैं आज रात में ही, मतलब अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो कल मैं एक सेट और आपको 2 सेट और प्रैक्टिस करा दूँगा। अगर आप बोलोगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख ये करो, आप कमेंट सेक्शन कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें। ठीक है, आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, विदाउट सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, अब जनरल से रिलेटेड है, चाहे बीपीएससी का हो, बीएसएससी सीजीएल का हो, एसएससी जीडी का हो, चाहे बिहार दरोगा का हो, आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो चैनल आपको हेल्पफुल करेगा। ठीक है, तो 100% चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, और आपका जो भी आपका सफलता होने में इस चैनल का जो भी महत्वपूर्ण योगदान होगा मेरे द्वारा आपको दिया जाएगा। तो आई होप आज के लिए इतना ही। आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद, और आप लोग अपना लास्ट टाइम में बहुत बूस्ट अप और अच्छे से प्रिपरेशन करें, और आज रात में भी एक आपका हिस्ट्री का भी वीडियो आपका आ जाएगा, जो आप 20 मिनट में पूरा हिस्ट्री को रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।